why did you end up in ACCA? Someone inspired you to do so? It was your personal decision to enter into a financial career? कॉलेज में पता चला था, कॉलेज में जो हमारे प्रोफेसर हैं उन्होंने बताया था कि कोई ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करना। जी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करना जैसे CA, ACCA, ICM है, वर्दी 10 मिनट। क्वालिफिकेशन, मेरा इंटर हुआ तो फिर इन तीनों को इवेलुएट किया और फिर ACCA की तरफ आया। ग्लोबली रिकग्नाइज्ड Yes, होती इस है। वजह। अच्छा, यू हैव बीन अ पोजीशन होल्डर कि आपका नेशन वाइड भी आया है, आपका ग्लोबली भी आया है। सो व्हाट स्ट्रैटेजी डिड यू यूज्ड एक्चुअली? जो स्ट्रैटेजी है वो हर पेपर की थोड़ी बहुत अलग ही थी, डिफरेंट ही थी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट में बुक रीडिंग की है पूरी पूरी, किसी में बिल्कुल भी बुक रीडिंग नहीं की, बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट वगैरह। और टीचर से गाइडेंस वगैरह लेकर टीचर बताते हैं कितनी बुक पढ़नी है, नहीं पढ़नी है। इसी तरह थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, बाकी बेसिक तो सेम है, लेक्चर्स, बुक रीडिंग, किट्स वगैरह करके। अच्छा, एकेडमिक लाइफ को और वर्क लाइफ में अगर आपको बैलेंस करना हो तो एकेडमिक लाइफ ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू या वर्क लाइफ? वर्क लाइफ ही है, एकेडमिक तो एट द एंड आदत हो ही जाती है, क्योंकि एग्जाम तो हमने इतने दिए हुए होते हैं कि अब आदत हो जाती है कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। सब्जेक्ट चेंज होता है लेकिन पीछे उसका हमें पता है कोई केस स्टडी आएगी, उसी में से आंसर निकालना है। कोई भी सब्जेक्ट है, कहाँ हमने नया नया शुरू किया होता है तो उस पर थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन एट द एंड मैनेज हो जाता है। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is your host and your host Aisha Ahmed, and welcome back to another episode of Beyond Textbook. As of today, we have a very special guest with us. I haven't introduced you to a position holder yet, so I'll introduce you a position holder who has 3 nationwide positions and has 1 global position in F5. He has been working in KPMG previously, and as of now, he has been working in ECOWAS Saudi Arabia. What a masterclass ambitious person he is. So, let's move on and catch up on our guest. So, let us all give us a warm welcome to our guest of today, Mr. Zishanul Hassan. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Hoping that you're doing well. Everything's fine. Yes, alhamdulillah, doing well. Okay, so I would like to start off with a very basic question, that why did you end up in ACCA? Someone inspired you to do so? It was your personal decision to enter into a financial career? Because people assume कि ये थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मेरा ACCA ज्वाइन करने का जो मेन रीज़न है, मतलब जैसे ACCA का मुझे पता चला कि ACCA भी कुछ होता है, वो कॉलेज में पता चला था। कॉलेज में जो हमारे प्रोफेसर हैं उन्होंने बताया था कि मतलब उन्होंने दिमाग में एक बात डाली थी कि कोई ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करना। जी, मतलब BCom, MCom इसकी तरफ नहीं जाना, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करना, जैसे CA, ACCA, ICM है। तो वो लाइक रोज़ ही मोटिवेट करते थे लेक्चर में 5-10 वर्दी मिनट। क्वालिफिकेशन। बिल्कुल, सर आरिफ उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ही करना, CA, ACCA, ICM इन्हीं में से करना। तो मेरा इंटर हुआ तो फिर इन तीनों को इवेलुएट किया और फिर ACCA की तरफ आया। ग्लोबली रिकग्नाइज्ड Yes, होती इस है। वजह। या ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, यू हैव बीन अ पोजीशन होल्डर इन मल्टीपल सब्जेक्ट्स कि आपका नेशन वाइड भी आया है, आपका ग्लोबली भी आया है। सो व्हाट स्ट्रैटेजी डिड यू यूज्ड एक्चुअली कि भाई इस चीज़ को मैंने परस्यू किया, दिस थिंग केप्ट मी मोटिवेटेड? तो ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ थी? मोटिवेटेड तो यही है कि ACCA करना है तो जो करना है यही है, इसी में से कुछ निकालना है और इसी के बेस पे फिर आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल। मोटिवेशन यही थी, और बाकी जो स्ट्रैटेजी है वो हर पेपर की थोड़ी बहुत अलग ही थी, डिफरेंट ही थी। लेकिन मोर और लेस तो वही जो स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं कि आपको लेक्चर्स देने हैं, बुक रीड करनी है, बिल्कुल। किट्स करनी है। लेकिन FD में तकरीबन सारे सब्जेक्ट की सेम है, फिर उसके बाद जो स्किल्स है प्रोफेशनल, उनकी थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज है, हर पेपर की डिफरेंट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट में बुक रीडिंग की है पूरी पूरी, किसी में बिल्कुल भी बुक रीडिंग नहीं की, बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट वगैरह। और टीचर से गाइडेंस वगैरह लेकर टीचर बताते हैं कितनी बुक पढ़नी है, नहीं पढ़नी है। इसी तरह थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, बाकी बेसिक तो सेम है, लेक्चर्स, बुक रीडिंग, किट्स वगैरह करके। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री विथ यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं जब वो एक साथ इतने मल्टीपल पेपर्स देते हैं, बीच में दे गेट डिस्ट्रैक्टेड समवॉट कुछ बोर भी हो जाते हैं, तो हाउ वुड यू लाइक गिव देम अ सजेशन कि कीप देम मोटिवेटेड और उनको भाई बोलें कि यार हाँ स्टे फोकस? सो व्हाट वन स्ट्रैटेजी दे शुड यूज़ हु आर करंटली परस्यूइंग ACCA? सबसे पहले तो आपका लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म 2 साल का, 3 साल का। जब आपने ACCA शुरू किया तो उसको एक एंड पीरियड भी सोचा होगा, 2026 में एंड करना, 2027 में एंड करना। तो उसको पूरा आप पहले प्लान बनाएं और फिर उस प्लान को बना के भूल जाएं, उसको शॉर्ट टर्म में तोड़ें और फिर शॉर्ट टर्म पे सिर्फ फोकस हो जाएं, मतलब एक अटैम्प्ट तक उसको ले आएँ। 2027 तक फॉर एग्जांपल आपने ACCA एफिलिएट बनना है, तो आपने फॉर एग्जांपल 2027 पूरा रख लिया प्रोफेशनल्स के लिए कि उसमें मुझे पूरा प्रोफेशनल मॉड्यूल क्लियर करना है, स्टार्ट भी करना है और ख़त्म भी करना है, 4 पेपर 4 अटैम्प्ट। लेकिन अभी आप हैं 2026 में, 2025 में,
2026 आपने रख लिया स्किल्स के लिए जी। और आखिरी 1-2 पेपर आपने देने इस साल के एंड में, तो इसको बिल्कुल ब्रेक कर लें और इसको आज ले आएँ। आज मुझे क्या करना है 2027 तक अचीव करने के लिए। बिल्कुल एक बार लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं, उसको तोड़ें और बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाए कि आज मुझे क्या करना है। बिल्कुल। आज फॉर एग्जांपल F5 का मैं पेपर दे रहा हूँ, मुझे अटेम्प्ट क्लियर करनी है। अटेम्प्ट क्लियर करने के लिए मुझे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक कवर करना है, तो आज उसका क्या टारगेट हो। आप डेली टारगेट बनाएं और फिर भले लॉन्ग टर्म प्लान को भूल जाएं, क्योंकि जो आपके शॉर्ट टर्म प्लान हैं वो लॉन्ग टर्म में से ही निकल के आए हैं। तो शॉर्ट टर्म पे फोकस हो जाएं, उसको आराम आराम से पूरे करते रहें, इंशाल्लाह जो अल्टीमेट गोल है वो भी पूरा हो जाएगा। ट्रू, आई टोटली एग्री कि शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं दैट आर द अल्टीमेट सोल्यूशन टू योर लॉन्ग टर्म बेसिस। अच्छा, नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन होगा आपसे कि एज यू हैव मेंशन कि आप पढ़ाते भी हैं, यू हैव बीन टीचिंग फाइनेंशियल्स एज वेल एज मैनेजमेंट स्टडीज़। सो स्टूडेंट्स के अंदर आपने क्या वीकनेस देखी है कि इस पॉइंट पे आके ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट डू दिस मिस्टेक एंड हाउ कैन दे लाइक रिगार्ड इट और उसको किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? जैसे जो शुरू में बच्चे आते हैं ACCA में, FD में आते हैं, तो उनको बस एक ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये मतलब मैट्रिक इंटर नहीं है जहाँ आपको 2-4 सवाल बता दिए तो 5वां भी उसी तरीके से आएगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझना कुछ मतलब ACCA का जो सबसे मुझे अच्छी बात लगी ACCA में कि कोई इसमें आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपको मैट्रिक वगैरह में ज़रूरत पड़ती है, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए स्ट्रगल भी करते हैं कि कुछ, क्योंकि वो प्रैक्टिकल थिंकिंग लाना मुश्किल होता है, कोई स्टैंडर्ड वे मिल जाए। तो स्टैंडर्ड वे नहीं है, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप अगर क्लियर कर लें तो आपका पूरा ACC हो जाएगा फ्रॉम MA1 टू AAA। तो बस एक यही चीज़ है कि अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर वो वाला सवाल तो इस तरीके से हो गया था, ये वाला क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये वाला अलग सवाल है। कॉन्सेप्ट वही, आप सवाल रीड करेंगे उसी में से आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, बाकी चीज़ स्टैंडर्ड वे कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड वे छोड़ दें। आई ट्रूली एग्री विद व्हाट यू सेड। अच्छा, फर्स्टली यू स्टार्टेड योर वर्क लाइफ फ्रॉम KPMG और फिर आप इकोवेस्ट में आ गए इन सऊदी अरेबिया। सो ये ड्रास्टिक चेंज जो था आपकी वर्क लाइफ में, तो इसके में आपने कोई ऐसा चेंज महसूस किया दैट इज़ एक्चुअली वेरी डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान KPMG इन सऊदी अरेबिया? यस, चेंज तो बेसिक ये क्योंकि पहले मैं एक्सटर्नल ऑडिट में था, अब कंसल्टिंग साइड पर हूँ, तो कंसल्टिंग साइड पे ये है कि एक्सपोजर आपको काफ़ी मिलता है। एक्सपोजर इन अ सेंस के फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट कंपनीज में जाते हो, उनके डायरेक्टर लेवल से डायरेक्ट मीटिंग करते हो, तो उसमें लर्निंग एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एक अलग ही है, मतलब वो काफ़ी अलग है पाकिस्तान से। जो अभी मतलब इनका पाकिस्तान ऑफिस भी है जिस फर्म में मैं हूँ, वहाँ के अगर फॉर एग्जाम्पल आप 1 साल भी लगाएं और बाहर सऊदीया में 3 महीने भी लगा लें तो शायद 3 महीने वो ज़्यादा होता है, इक्विवेलेंट हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाए, क्योंकि वहाँ के एक्सपोजर बहुत अच्छा है। आपको मौका मिलता है प्रॉपर मतलब मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करना टॉप मैनेजमेंट से डायरेक्ट, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के टॉप मैनेजमेंट डायरेक्ट बैठ के साथ उनसे मसले डिस्कस करना। और सबसे मतलब कंसल्टिंग फील्ड का यही फ़ायदा है कि आपको कुछ ना कुछ रोज़ नया करना पड़ता है और नया सीखना पड़ता है, तो ये सबसे अच्छे चेंज और इसी वजह से मैंने स्विच भी किया। अच्छा, एकेडमिक लाइफ को और वर्क लाइफ में अगर आपको बैलेंस करना हो तो एकेडमिक लाइफ ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू या वर्क लाइफ? वर्क लाइफ ही है, एकेडमिक तो एट द एंड आदत हो ही जाती है। मतलब जब आप स्टार्ट करते हैं जॉब तो आप ACCA पार्ट क्वालिफाइड होते हैं या फाइनलिस्ट होते हैं, तो आपको ACCA आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होता है, आपको टेक्निक्स वगैरह पता चल जाती हैं, बाकी पेपर कैसे निकालना है। आई एग्री। तो एट द एंड आपको बस ये है कि काम आपका पूरा हो, आपको रात में बैठ के स्मार्ट तरीके पे फिर बंदा चला जाता है। जब जॉब साथ शुरू होती है तो स्मार्ट तरीके से पढ़ता है, तो वो एट द एंड मैनेज हो जाता है, क्योंकि एग्जाम तो हमने इतने दिए होते हैं कि अब आदत हो जाती है कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। सब्जेक्ट चेंज होता है लेकिन पीछे उसका हमें पता है कोई केस स्टडी आएगी, उसी में से आंसर निकालना है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो एट द एंड स्टडी मैनेज हो जाती है। काम हमने नया नया शुरू किया होता है तो उस पर थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन एट द एंड मैनेज हो जाता है। बिल्कुल। सो इफ़ आई आस्क यू वेयर वुड यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years पर्सनली और प्रोफेशनली, तो आप बताना चाहेंगे? ये बहुत मुश्किल सवाल है। 5 महीने बाद का नहीं पता वेयर वुड आई सी माई सेल्फ। लेकिन एक होता है ना, एक आपका गोल सेट होता है कि यार हाँ सॉर्टेड होता है इंसान के, आई विल सी माई सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years यहाँ पे, तो कोई आपका ऐसा गोल है? यस, अभी तो मतलब यही है कि स्टार्ट करना है करियर 2-3 साल, उसके बाद आराम से जो लैडर ऊपर चढ़ते हैं लाइक डेजिग्नेशन वाइज लाइक असिस्टेंट मैनेजर। फिलहाल तो 4-5 साल का यही है, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म ये है कि इंशाल्लाह फिर 4-5 साल अच्छा खासा एक्सपीरियंस के बाद उसके बाद फिर बिजनेस साइड साथ कंटिन्यू करने का। इंशाल्लाह। ओके, सो एज यू मैंशनड कि आपने बहुत सारे मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए हैं विच हैज़ हेल्प्ड यू अलॉट। सो ऐसा एक इंडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फेल होते हैं एंड दे आर अनेबल टू गिव इंटरव्यूज़, तो आप उसके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? फॉर इंटरव्यू एक दो बातों की, मतलब जिस कंपनी में जा रहे हैं पहले उसकी रिसर्च कर लें, वो कंपनी का बिज़नेस क्या है, क्या करती है, थोड़ा बिज़नेस को समझ लें, थोड़ा कंपनी को समझ लें।
उसके बाद फिर समझें कि आप किस डेजिग्नेशन के लिए जा रहे हैं, किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ जॉब है, बजटिंग प्लानिंग साइड की है, तो कॉन्सेप्ट आप उसके थोड़े बहुत रिवाइज कर लें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑडिट के लिए जा रहे हैं, थोड़ा ऑडिट को देख लें। तो ये दो चीज़ें, एक बार कंपनी की रिसर्च कर लिया आपने, और दूसरा आपने जो आप डेजिग्नेशन है, जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके बारे में रेलिवेंट आपने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, सब्जेक्ट्स वगैरह, ये दो। उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने चले गए, उसके बाद बिल्कुल सुकून से जाएँ, मतलब टेंशन नहीं लेनी कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। सुकून से इंटरव्यू दें और सच बोलें और हंसी खुशी दें। मतलब अगर जॉब नहीं भी मिलेगी तो क्या हो जाएगा, मतलब कुछ भी एंड नहीं है। सेकंड जॉब, थर्ड इंटरव्यू हो जाएगा। सबसे पहले मतलब आपने जॉब की टेंशन नहीं लेनी कि अगर इंटरव्यू गलत हो गया तो क्या होगा। भले पहले इंटरव्यू जाएँ और गलत ही दे के आ जाएँ, उससे आप सीख जाएंगे और आगे इंटरव्यूज बहुत अच्छे हो जाएंगे। मतलब मेन चीज़ है, मुझे भी किसी ने कहा था कि इंटरव्यू देने जब जाओ तो ऐसे माइंडसेट के जाओ कि शायद आपको जॉब नहीं चाहिए। ट्रू, ऐसे ही बस सोचना ओवर चाहिए। कॉन्फिडेंट नहीं होना। लेकिन मुझे किसी ने, सीनियर ने एडवाइस दी कि जब भी जॉब इंटरव्यू देने जाओ तो बस माइंड में ये बात रखो, मुझे जॉब नहीं करनी ये वाली, बस ऐसे इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। सुकून से जाओ, बैठो, और इंटरव्यू को बिल्कुल ही प्रोफेशनल भी नहीं, सुकून से जाके बैठ के जैसे आप एक डिस्कशन कर रहे हैं, नॉर्मल एक डिस्कशन की तरह, लेकिन प्रोफेशनली और विद कॉन्फिडेंस। और बाकी कुछ नहीं आता, सच बता दें कि नहीं आता, झूठ ये नहीं आई बोलना। कम टू दिस पॉइंट के मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कहीं प्रॉब्लम करते हैं, जस्ट वन क्वेश्चन को समझ नहीं आता एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अपना पूरा इंटरव्यू रूइन कर देते हैं। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना हाँ, चाहिए? इंटरव्यू के साथ मतलब ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि या उसने कोई चीज़ पूछी है, इसका मतलब उसको खुद तो आती है, तभी उसने पूछी है। तो उसका अगर आपके पास सीधा स्ट्रेट आंसर है तो दे दें। 2-4 मिनट आपको सोचना है, टाइम ले लें कि मुझे 2 मिनट दे दें, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में, सोच लें। उसके बाद भी नहीं आता, सुकून से बोल दें कि अभी मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा या आता ही नहीं। कुछ जो भी सच है वो बता दें, कुछ भी इससे नहीं होता, बस पता चलता है कि बंदा एटलीस्ट ऑनेस्ट है। yeah I totally agree to you कि expect for the worst and prepare for the best. Yes. अच्छा, नेक्स्ट आई आस्क यू कि आपने F5 में ग्लोबली पोजीशन लिया, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स ऑफ द इंटायर ACCA जर्नी। तो स्टूडेंट्स कैसे उसमें कोप अप करें? अच्छा, मुझे F5 बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट है, लेकिन फ्रॉम MA1, MA2, F2, वहीं से मुझे मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ी बोरिंग साइड, क्योंकि एक तो बैकग्राउंड इंटर कॉमर्स से था, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले से पढ़ी हुई थी, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं ज़्यादा एक्साइट किया, तो वो कभी चैलेंजिंग साबित हुआ नहीं। क्योंकि मैंने फिर टीचिंग भी स्टार्ट कर दी थी। F5 जब मैं पढ़ रहा था, साथ में टीचिंग कर रहा था MA1, MA2, F2 की। सो ऐसा चैलेंजिंग मुझे लगा नहीं। बस अगर मैं इसको बाकी स्किल के पेपर से कंपेयर करूँ, F6 से, F7 से, तो थोड़ा ट्रिकी है। थोड़ा ट्रिकी से मुराद है आप 20-30% समझ लेंगे, एग्जामिनर आपको तंग करेगा उस एग्जाम में। और जो मेन इशू मैंने देखा है कि बच्चों का जो माइंडसेट है ना, वो पहले दिन से ही जब वो F5 स्टार्ट करते हैं तो ही माइंडसेट बना होता है कि F5 बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो पूरे 3 महीने माइंडसेट बना रहता है, फिर एग्जाम में जाते हैं, एक MCQ मुश्किल आता है और सारा पेपर ख़राब हो जाता है। आई एग्री कि वो थोड़ा सा मुश्किल है, F6 F7 से मुश्किल है। F6 F7 बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर हैं, लेकिन F5 में 20-30% ट्रिकी पार्ट होता है। हर अटैम्प में मैंने ऑब्जर्व किया, अपनी वाली में भी और उसके बाद वाली में भी 20-30% ट्रिकी होता है, लेकिन वो भी मैनेजेबल होता है। उस पर मेरा F5 पे भी एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड मैंने की थी सर हारिस के साथ, उसमें बताया था कैसे कॉप अप करना है। सो मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस, और F5 को एक नॉर्मल पेपर ट्रीट करके पढ़ें। और सबसे मेन चीज़ जो अभी पहले भी डिस्कस की, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। जैसे रेलिवेंट कॉस्टिंग है, हर सवाल अलग तरीके से सॉल्व हो रहा होता है रेलिवेंट कॉस्टिंग में, कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। तो मेन चीज़ आप कॉन्सेप्ट समझ लें, हो जाएगा, पूरा पेपर हो जाएगा। और मतलब सर हारिस ने काफ़ी हेल्प की थी, और सर हारिस का तो ये है कि जो भी वो चीज़ पढ़ाते हैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाते हैं। जो चीज़ MA1 MA2 में भी हमने पढ़ी, उसको बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, बिल्कुल आसान करके पढ़ाएंगे। तो एक आपने अपना माइंडसेट रखना है कि एक नॉर्मल F5 पेपर है, और दूसरा आपको कॉन्फिडेंस रखना है, ट्रिकी पार्ट आ भी जाए 1-2 बार रीड करें, हो रहा है ठीक है, नहीं छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ जाएं। उसकी वजह से बाकी पूरा पेपर ख़राब नहीं करना। मैंने बच्चों को देखा, प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, 2-2.5 महीने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत मेहनत की, लेकिन एग्जाम में गए 1-2 सवाल ट्रिकी देखे, अब उसके बाद वाले जो आसान सवाल थे उसमें भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और पूरा पेपर ख़राब कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और वो पूरा जो माइंडसेट बना हुआ है F5 बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, फिर वो एक पार्ट प्ले करता है जब आप बाकी एग्जाम देने जाते हैं। तो उसको ख़त्म करें और सुकून से कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। एक नॉर्मल पेपर की तरह ये भी निकल जाएगा। थोड़ा बहुत ट्रिकी होता है, आप उसको इग्नोर करें, मतलब एक बार नहीं हो रहा छोड़ के आगे बढ़ जाएं, वापस आएंगे इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। सेम मेरे साथ हुआ था, और एट द एंड मेरे उसमें 94 मार्क्स हैं। हालांकि कोई 20-30% मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था, बिल्कुल क्लू ही नहीं है, लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद एक CRQ किया, फिर वापसी 10 नंबर के केस पे आया, एक छोटी सी चीज़ मिस कर रहा था, वो दोबारा रीड की, पूरा सवाल हो गया। पेपर प्रेशर के ड्यूरिंग ना इंसान काफ़ी चीज़ें भूल जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क कि आपने माशाल्लाह यू हैव ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एवरीथिंग, आपको हर चीज़ में पोजीशंस हैं, लेकिन थ्योरी का पार्ट ना स्टूडेंट्स अक्सर बहुत लैक करते हैं। सो हाउ कैन दे गेट द ग्रिप ऑन थ्योरी वाला पार्ट? थ्योरी का पार्ट मुझे भी शुरू में बहुत मुश्किल लगता था, कि क्योंकि
जैसे मैट्रिक इंटर में इतनी आदत नहीं थी कि अपने माइंड से लिखने की, क्योंकि मैट्रिक में तो फॉर एग्जांपल ज़्यादातर तो चीज़ें याद करके ही लिख दी। तो ACCA में आने के बाद ये था कि आपको यहाँ पे चीज़ें, क्योंकि याद करके लिख नहीं सकते, एग्जाम में जाएंगे तो केस स्टडी न्यू आएगी, उस हिसाब से आपको लिखना है। तो शुरू में थोड़ी मुश्किल लग रही थी, लेकिन एंड में यही स्ट्रेंथ बन गई मेरी कि आपको कुछ करना ही नहीं है, एक केस स्टडी आएगी, उसी में से आंसर निकालना है। तो एंड के जो पेपर थे, फॉर एग्जांपल SBL मेरा सबसे लास्ट में मैंने दिया है, उसमें मैंने बहुत कम मतलब मुझे टेंशन हुई थ्योरी कैसे लिखूंगा, क्योंकि सारा आंसर आपने एट द एंड कहाँ से लिखना है, केस के अंदर से ही लिखना है। चाहे F7 का रेशियोज हो, F5 हो, और प्रोफेशनल तो पूरा ही थियोरेटिकल एग्जाम ही है। तो जो भी आपने आंसर लिखना है वो ऑलरेडी केस में छुपा हुआ है। तो आपने सिर्फ उस टेक्निक पे काम करना है कि आपका दिमाग कैसे चलता है। कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि आंसर घर से बना के चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल F7 है, रेशियोज है, प्रॉफिट क्यों बढ़ा है, 2-4 स्टैंडर्ड वजह है, इसी वजह से प्रॉफिट बढ़ा होगा, वही लिख के आ जाएंगे। तो एग्जामिनर जो केस स्टडी बनाई हुई है वो पूरी फिर वेस्ट हो जाती है। तो एग्जामिनर मार्क्स भी नहीं देता, इस बच्चे ने जनरल बातें लिखी हैं, स्पेसिफिक नहीं लिखा। सो थ्योरी इंप्रूव करने का यही तरीका है कि जब आप कोई भी CRQ देखें तो डायरेक्ट लिखना स्टार्ट ना करें, भले ही टाइम जितना ही कम क्यों ना हो, लिखना स्टार्ट ना करें। 5-10 मिनट लगा के उसको पूरा पढ़ें, उसमें से की पॉइंट्स निकालें, रफ पे लिख लें। अब वही की पॉइंट्स अगर आप यूज़ करेंगे ड्राफ्टिंग में तो आपका आंसर बिल्कुल रेलिवेंट हो जाएगा केस से, और आपको मार्क्स भी बहुत आराम से मिलेंगे। और इस तरीके से आपको प्रिपरेशन भी कम करनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी CRQs प्रैक्टिस की है, ये टेक्निक आपकी स्ट्रांग हो गई कि मैं आंसर निकाल पा रहा हूँ केस स्टडी में से, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी टिल द लास्ट पेपर ऑफ ACCA। क्योंकि यही काम करना है, और इसी वजह से ACCA मेरा आसान हो गया। शुरू में मैंने भी बहुत मतलब मेहनत की, उसके बाद थोड़ी मेहनत कम की, यानी स्मार्ट तरीके पे चला गया। FD में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी मैंने, स्किल्स में 1-2 सब्जेक्ट में की। उसके बाद जो है मतलब एक तरीका समझ में आ गया, टेक्निक समझ आ गई CRQs को कैसे हैंडल करना है, कि जो वो केस देगा उसी में आंसर है, जेनेरिक आंसर नहीं, स्पेसिफिक बस। तो टेंशन नहीं, सवाल में ही आंसर है। आपने सिर्फ एक्टिव माइंड के साथ रीडिंग करनी है उस केस स्टडी की, उसमें से आंसर निकाल के लिखना है। एग्जामिनर खुशी खुशी मार्क्स देगा कि इसने मेरी केस स्टडी यूज़ की है। सो अगर आप वन सजेशन, वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू द स्टूडेंट्स जो करंटली अभी ACCA परस्यू कर रहे हैं, कि यार ये टेक्निक्स और ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपने स्टडी लाइफ में ले आओगे तो दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम, तो ये आप बताना चाहेंगे? हाँ यस, एक तो जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, exactly. तो इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, और सवाल ही गलत है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। उतना पढ़ें जितना ज़रूरत है। जैसे हर स्टूडेंट का अलग डिपेंडेंसी। यस बिल्कुल, शायद जो चीज़ मैं 2 घंटे में कवर करूँ वो बच्चा शायद आधे घंटे में कर लें। तो हमारा मतलब जो मेन, जैसे हमने शॉर्ट टर्म टारगेट बनाया था, पहले हमने डिस्कस किया कि मुझे एक टॉपिक ख़त्म करना है आज, बस आपका ये एम होना चाहिए। आर्ट्स एम नहीं होना चाहिए कि कितने आर्ट्स पढ़ना है। अब ये टॉपिक ख़त्म करना है, 2 घंटे में ख़त्म हो जाए, उसको बंद करके रख दें, पूरा दिन जो मर्जी करना है करें। अब उसमें 8 घंटे लगना है तो 8 घंटे लगाएं, मतलब जो आपका टारगेट है उसको पूरा करें। उसमें आधा घंटा लगे या 6 घंटे लगें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। टारगेट ऑब्जेक्टिव वाइज पढ़ें, टाइम वाइज पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने 2 घंटे का टाइम लगा के पढ़ा, उसमें से आधा 1 घंटा इफेक्टिव पढ़ पाया, अब 2 घंटे तो पूरे हो गए। अब क्या बुक बंद करके बैठ जाऊँ तो उससे पेपर तो पास नहीं होगा ना। टारगेट पूरा करें, जो भी है, एक चैप्टर है उस एक चैप्टर को ख़त्म करें, जितना मर्जी टाइम लगे, फिर बंद करके रख दें। स्टिक टू योर टारगेट, आई टोटली एग्री। अच्छा, आप मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि स्टूडेंट जो है अक्सर एकेडमिक लाइफ तो मैनेज कर लेते हैं, बट उनके अंदर ऐसे कोई सॉफ्ट स्किल्स नहीं होते, तो ऐसी कौन सी उनके अंदर स्किल्स होने चाहिए विच आर गुड फॉर देम इन देयर वर्क लाइफ? सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन, मतलब कॉन्फिडेंस, स्पीकिंग वगैरह, ये सब बहुत, मतलब इन शॉर्ट कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उसके लिए तो पता नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं। मैं तो बच्चों को भी मतलब सजेस्ट करता हूँ कि आपने जॉब करनी है नहीं करनी है, कोई रेलिवेंट जॉब दिखे अप्लाई कर दें, जाके इंटरव्यू दें। नहीं करनी एट द एंड मना कर दीजिएगा। लेकिन मतलब मुझे तो आदत थी बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ देने की, तो मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं, उससे बहुत हेल्प होती है, कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। तो इंटरव्यूज़ वगैरह दें। उसके अलावा जो आप काम करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में काम करते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। जैसे मैंने टीचिंग वगैरह की तो उससे बहुत हेल्प हुई, पूरी क्लास को बैठ के पढ़ाना, उस फिर इंटरव्यूज़ वगैरह देना। तो अब मुझे कहीं ऐसा मसला नहीं होता। सो प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना चाहिए। That's great. Thank you so much for all the advices, and thank you so much for joining us today. We loved your interaction, and thank you so much viewers for joining us today. And don't forget to like, share and subscribe the episode, and stay tuned for further updates. Thank you.